40% जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा के रख दिया है। ये 18 माह की तैयारी की थी जस्ट इस अटैक के लिए, जो इसके पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है। अटैक होगा जिसमें आधा यूक्रेन जो है वो तबाह हो जाए। भाई 2 करोड़ मरबा किलोमीटर रकबा है रशिया का। रशिया देखिए 2 मगरमच्छों की लड़ाई में अवाम जो है वो फ्री में मारी जाती है। वो शहर के ऊपर गिरेगा तो भाई वो सारा का सारा शहर तबाह हो जाएगा। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर प्रोग्राम और 40% उनका डिफेंस सिस्टम तुम लोगों ने जो है वो उड़ा के रख दिया है। ओनली अबाउट 6 लाख मरबा किलोमीटर रकबे का ये मुल्क है। यानी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस हाई लेवल के ऊपर यूक्रेन किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। एक साइड के ऊपर इसको इसराइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिल उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आखिर वही हुआ जिसका डर था। अब ये कैसे हो सकता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर अटैक करे, रशिया के ऊपर इस तरह का वाइड रेंज का अटैक करे कि रशिया का 40% जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा के रख दिया है। यूक्रेन ने उसकी बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, उसको तबाह करके रख दिया है। और अब इसके रिटेलिएशन में रशिया जो है वो यूक्रेन को जवाब न दे, ये कैसे हो सकता है। अब देखिए ये कितनी नाजुक सूरत हाल बन चुकी है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की जानब जा रही है। कि यूक्रेन ने 18 माह प्लानिंग की है, 18 माह की तैयारी की थी जस्ट इस अटैक के लिए, जो इसने अटैक किया है। और इसमें AI का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो यहां पर एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है आपसे, आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूक्रेन इस तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर इस्तेमाल किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो स्मगल किया गया रशिया के अंदर ड्रोन्स को, एक ट्रक के थ्रू। उसके बाद ट्रक की छत जो है वो ब्लास्ट होती है, फिर वहां से ड्रोन्स निकलते हैं और जाकर खुद ब खुद ही जो उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंस्ट्रक्शंस डाली गई हैं थ्रू, और वो जाकर जो है वो डिफेंस सिस्टम को उड़ाना शुरू कर देते हैं। और रशिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और इस नाजुक सूरत हाल में जबकि तुर्की के अंदर इस्तांबुल में इनकी सुलह करवाई जानी थी, निगोशिएशन होनी थी और सीज फायर के ऊपर बात होनी थी कि सीज फायर कर दिया जाए, क्योंकि ये जंग बहुत लॉन्ग चली है। 3 से 4 साल हो गए हैं इस जंग को लगे हुए। और ज्यादातर नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन का ही हुआ था, और रशिया का इतना नुकसान नहीं हुआ था। और रशिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना हाई लेवल के ऊपर जो है वो अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन को इस कदर नुकसान पहुंचाएगा। और यूक्रेन ने अब देख लीजिए क्या किया है। और ये एक छोटा सा मुल्क है यार, एक छोटा सा। अब अगर हम मुल्क की बात ना करें, चले जी छोटा सा मुल्क नहीं है, लेकिन भाई इसके पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कोई हथियार, कोई बॉम्ब, कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है न्यूक्लियर एटम बम वगैरह का। और रशिया के पास तो भाई हाई लेवल के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह हैं। अब देखिए यूक्रेन का क्या होने वाला है। अब तबाही ही तबाही मचेगी। और रशिया आ गया है और रशिया ने जो है वो अटैक करने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन जो है अब कभी जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और इंटरनेशनल लेवल की ताकतें हैं उनके पास जाकर कह रहा है कि सीज फायर करवाया जाए, रशिया को रोक दिया जाए। रशिया अब आ गया है, हमारे ऊपर अटैक्स पर कर रहा है, हमले कर रहा है। सो आज का तो दिन ऐसा दिन था कि आपकी सुलह होनी थी, सीज फायर होना था यूक्रेन वर्सेस रशिया का, और आपने जो है वो इस तरह का कारनामा सर अंजाम दे दिया। और उसके बाद आप आकर बता रहे हो कि हम भी जो है वो रूस की बुनियादें हिला सकते हैं। बस वन टाइम आपने ये जो अटैक किया ना, ये अटैक एक मरतबा हुआ था, जापान ने किया था अमेरिका के ऊपर। उसके बाद अमेरिका ने जापान का क्या हाल किया था, ये तारीख आपके सामने है। आपको उनसे सीखना चाहिए था। और अब आपको पता है कि रशिया की अवाम क्या कह रही है। रशिया की अवाम ये कह रही है कि आप कम से कम एक टैक्टिकल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आप यूज करें यूक्रेन के ऊपर, ताकि इतना ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन इतना नुकसान होना चाहिए कि अब यूक्रेन जो है वो आने वाले कई दहाइयों तक जो है वो फिर इस तरह की जरूरत ना कर सके, इस तरह का हमला ना कर सके। और सोचने से पहले वो 100 मरतबा सोचे। अब ये अवाम कह रही है रशिया की कि रशिया को अब इस तरह का हाई लेवल के ऊपर ज्यादा बूम वाला भी अटैक नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा अटैक नहीं होना चाहिए। इस तरह का अटैक हो कि जिसमें आधा यूक्रेन जो है वो तबाह हो जाए। अब ये उनके अवाम कह रही है। अब आपको पता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है, और ये रिस्पेक्ट का मामला भी होता है, ये इज्जत का मामला भी होता है कि उसने आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और हाई लेवल के ऊपर आपके डिफेंस सिस्टम की बुनियादें हिला के रख दी हैं, और आपने उसको रिटेलिएट नहीं किया, उसको जवाब नहीं दिया। अब जो जवाब दिया जाता है फिर उससे बढ़कर 100 गुना बढ़कर जो है वो जवाब मिलना चाहिए उस कंट्री को जिसने अटैक किया है और रिटेलिएशन के अंदर। और अब रशिया रिटेलिएट करेगा। और जारी बात है कि ये जो निगोशिएशन वाली आज मीटिंग होनी थी सुलह सफाई वाली, कि यहाँ पर सीज फायर के लिए जो है वो दोनों फ्रीकीन को लेकर आना था, अब ये तो नहीं होगा।
اب یہ تو کینسل ہو گیا. اب یہ بات تو نہیں نا اب ہو سکتی کہ آج ملاقات ہونی تھی اور اس کے بعد صبح یہ یوکرین صاحب نے یہ اس طرح کا اٹیک کر دیا رشیا کے اوپر, اور اب جو ہے وہ یہ جو یوکرینین ولادیمیر زیلنسکی ہے, اب اس کو جو ہے وہ بنکر میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جا کر پھر سے پلاننگ کرو کہ پھر سے کیسے رشیا کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے. اور اب یہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہے اب یہ بنکر کے اندر جا کر چھپ گیا ہے کہ اس کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے. سو ساری پہلے آپ کو نیوز پڑھ کر سناتا ہوں, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. 1 جون 2025 کو یوکرین کی جانب سے روس کے اندر گہرائی میں کیے گئے ڈرون حملے کے بعد, جسے آپریشن اسپائڈر ویب کا نام دیا گیا تھا, روس نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوکرین پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں. بھائی روس آ گیا, اب بھائی 2 کروڑ مربع کلومیٹر رقبہ ہے رشیا کا تو کچھ جائے گا نہیں, لیکن یوکرین کا کچھ رہے گا نہیں. اور اس کے بعد نیوکلیئر جو پروگرامز وغیرہ بھی ہیں, اور وہ بھی وائڈ رینج کے ہائی لیول کے. امریکہ کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی والے نیوکلیئر پروگرامز نہیں ہیں جیسے کہ رشیا کے پاس ہیں. اور اب رشیا نے اگر اپنا چھوٹا سا بھی, اگر ایک لٹل سے بھی لٹل اپنا نیوکلیئر پروگرام یوز کر لیا, جس کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر پروگرام کا وہ نام لے رہے ہیں, اگر انہوں نے یوز کر لیا یوکرین کے اوپر, تو یوکرین تو آدھے کا آدھا رہ جائے گا, آدھا تو اڑ جائے گا, ہوا میں اڑ جائے گا وہ. اب آپ دیکھیے کہ اب رشیا کی جانب سے جوابی کارروائی جو ہے وہ ہونے شروع ہو بھی گئی ہے. ان حملوں میں روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے, جن میں زاپورژیا, سومے اور پولٹاوا شامل ہیں. ان حملوں میں شہری عمارتیں, توانائی کا بنیادی ڈھانچہ اور دیگر اہم تنصیبات متاثر ہوئی ہیں, جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں 2 مگرمچھوں کی لڑائی میں عوام جو ہے وہ فری میں ماری جاتی ہے, وہ فری میں پس جاتی ہے. اب یہ جو افراد ہلاک ہو رہے ہیں, اب ان کا کیا قصور ہے؟ واٹ از دا فالٹ آف دیز پیپلز, جن کو جو ہے وہ اب زخمی کیا جا رہا ہے, اس کے بعد وہ ہلاک ہو رہے ہیں. اب ان کا کیا قصور تھا؟ اب آپ آپس میں لڑ رہے ہو تو آپ ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بناؤ, اور اس کے بعد عوام جو ہے فری میں ماری جائے گی. اب آگے چلتے ہیں. روسی وزارت دفاع کے مطابق ان حملوں میں 123 ڈرونز اور 40 سے زائد میزائل استعمال کیے گئے ہیں. اب میزائلز میں جو کروز میزائلز ہو گئے, بیلسٹک میزائلز, آپ کو پتا ہے کہ جو روس کے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز ہیں وہ کتنے تباہ کن ہیں. اگر وہ کہیں کسی شہر کے اوپر گرے گا تو بھائی وہ سارا کا سارا شہر تباہ ہو جائے گا. اس قدر وہ ہائی لیول کے یہ بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز ہوتے ہیں, جن میں سے یوکرینی فضائی دفاع نے 56 ڈرونز کو مار گرایا اور 61 کو الیکٹرانک جیمنگ کے ذریعے ناکارہ بنایا ہے. یہ جو ابھی کاروائیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں. تاہم روس کی جانب سے ان حملوں کو یوکرین کی سنجیدگی پر سوالی نشان قرار دیا جا رہا ہے, جبکہ یوکرین کا موقف ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پرعزم ہے. اب پرعزم ہو جاؤ, اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب روس جو ہے اور اس کے جو شہری ہیں وہ اسی چیز کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر پروگرام. اب یہی ہر شہری کی زبان کے اوپر ہے روس کے کہ یہ حملہ ہونا چاہیے یوکرین کے اوپر, کہ ناقابل تلافی نقصان یوکرین کا بھی ہونا چاہیے, جیسے کہ رشیا کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے 40% ڈیفنس سسٹم ہی اڑا کے رکھ دیا ہے رشیا کا. آگے چلتے ہیں. بین الاقوامی مبصرین کے مطابق روس کی یہ جوابی کارروائیاں نہ صرف یوکرین کے لیے خطرناک ہیں بلکہ خطے میں امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے. اب اپیلیں کی جا رہی ہیں. جب انڈیا نے کنونشنل وار پاکستان کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس کے بعد اپیلوں کے اوپر اپیلیں کر رہا تھا جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کہ سیز فائر کروا دو. اب دیکھیے کہ آج سیز فائر ہونا تھا اور آج آپ لوگوں نے یہ حرکت کر دی ہے کہ روس کے اوپر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو اٹیک کر دیا, اور 40% ان کا ڈیفنس سسٹم تم لوگوں نے جو وہ اڑا کے رکھ دیا ہے کہ وہ روس کی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اگر فوری طور پر کوئی سفارتی حل نہ نکالا گیا تو یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. اب دیکھیے آپ کہاں رشیا کہاں یوکرین, ان کا جوڑ تو بنتا ہی نہیں ہے. اگر جوڑ بنتا ہے تو وہ امریکہ کا اور رشیا کا جوڑ بنتا ہے. اب ان کا تو جوڑ ہی نہیں بنتا ہے یار. ایک چھوٹا سا ملک ہے, آئی تھنک جسٹ اونلی اباؤٹ 6 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے کا یہ ملک ہے, اور اس کے بعد روس 2 کروڑ مربع کلومیٹر رقبے کا ملک ہے. آپ ذرا انالیسس کیجئے, اس بات کو سمجھیے, اس کی اہمیت کا ادراک کیجئے. اور اس کے پاس وائڈ رینج کے نیوکلیئر ویپنز ہیں. اگر اس کے پاس یوکرین کے پاس کوئی نیوکلیئر پروگرام ہوتا تو بات مان بھی سکتا
सकते थे, लेकिन अब तो ये चीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस हाई लेवल के ऊपर यूक्रेन किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और इसके पीछे हाथ जो है वो नंबर 1 के ऊपर तो इसराइल है कि इसकी बैकअप के ऊपर जो जिसने वेल ट्रेंड जो हो चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बैकअप के ऊपर, के फ्रंट के ऊपर यूक्रेन को रखा हुआ है और बैक साइड के ऊपर इसको इसराइल जो है वो सारी की सारी प्लानिंग्स कर रहा है, इसको जो है वो प्रमोट कर रहा है, इसका जो रिमोट है वो इसराइल के हाथ में है। और उसके बाद अमेरिका भी खुलेआम आकर कहता है कि हम यूक्रेन की सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन की हमायत करते हैं और रशिया के खिलाफ जो है वो यूक्रेन सही कर रहा है। अब आप देखिए जरा, आप समझिए इसकी अहमियत का, आप नाज़रीन किराम इसकी अहमियत का इदराक कीजिए कि दुनिया थर्ड वॉर की जानब जा रही है, कि रशिया अब पीछे नहीं हटेगा, कि इसने अटैक्स करने शुरू कर भी दिए हैं और इसने जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया है यूक्रेनियन लोगों के अगेंस्ट, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वहाँ की मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं वहाँ पर ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं। और दूसरी साइड के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज होना चाहिए। और उसके बाद रशिया के अंदर भी उनके लोग यही बातें कर रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको यूज किया जाए ताकि यूक्रेन को पता चले कि नेक्स्ट इसने इस तरह का अटैक नहीं करना, वो रूस करेगा और वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और ये जो यूक्रेन का व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, अब इसको जो बंकर में डाल दिया गया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज के अंदर जो भी कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका हो गया, सभी कंट्रीज में बंकर्स वगैरह मौजूद होते हैं कि इस हंगामी सूरत हाल के अंदर जो मेन लीडरशिप होती है उनको वहां पर डाल दिया जाता है कि किसी वक्त भी जो है वो जो मुतबादिल कंट्री है, और ये डर भी होता है इनको कि भाई उनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, अगर उन्होंने यूज कर लिए तो फिर हम कहां जाएंगे। अब आप देखिए कि यूक्रेन का क्या हाल होने वाला है। आपको जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी आपको इस चैनल के तौर से मिलती रहेंगी। सो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि भाई बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। रूस पीछे कभी भी नहीं हटेगा और रूस रिटेलिएट करेगा। अगर 40% रूस का नुकसान हुआ डिफेंस सिस्टम का, तो यूक्रेन का जो नुकसान होगा ना वो 80+ होगा। कमेंट कीजिएगा अपनी राय का इज़हार। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हूं आप सबका अदील उस्मान।